जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान मनकर हमरे मनकर कार्यक्रम में स्वागत है। तहे दिल से हमरे मन स्वागत करेला रोल मनकर। और हाल समाचार बहुत बढ़िया। और शुरुआत कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि जो हमारे किसान बंधु है वो बिल्कुल जानने के लिए बैठे हुए हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा, मंडी का भाव कैसा रहेगा और नवा तकनीक कौन कौन सा है सेकर बारे में ताऊ हम मन देख ले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सपा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गौपालन की तरक्की के लिए चलाई जा रही है गोकुल ग्राम विकास योजना। किसानों को कृषि तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराने में तत्पर है BAU। एक मुलाकात सफल किसान के साथ। और अब समाचार विस्तार से। गौपालन और दूध उत्पादन से जुड़े पशुपालकों के लिए गव्य विकास निदेशालय पशुपालन विभाग झारखंड सरकार द्वारा गोकुल ग्राम विकास योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत 5 से 7 गांवों के पशुपालकों का एक क्लस्टर बनाया जाता है। इन क्लस्टरों से जुड़े पशुपालक दूध उत्पादन को अपना रोजगार बना सकें। इसके लिए उत्पादित दूध को उचित कीमत पर बेचने के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा किसानों तक कृषि तकनीकों को पहुंचाने के लिए कृषि प्रसार शिक्षा विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विशेषज्ञ प्रणाली का विकास किया गया है। इस प्रणाली में कृषि उत्पादन, पौधा संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा कटाई एवं कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी के साथ साथ बैंक, बीमा, बाजार एवं मौसम से संबंधित जानकारी झारखंड की प्रमुख भाषाओं जैसे नागपुरी, संथाली, कुडुख, मुंडारी और हो के अलावा हिंदी तथा अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। कुछ दिनों पहले तेज हवा के साथ अच्छी खासी बारिश भी हुई थी। इस मौसम के दुष्प्रभाव से अगर दलहनी फसल सेम में एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी लग जाए तो उसके उपचार के लिए डायथनेम 45 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल छिड़काव करें। किसान भाइयों, आप लोग ये बता दूं जो कि अभी बहुत बारिश हुई थी साइक्लोन के चलते, तो इसमें बहुत सारा जो हमारा खड़ी फसल थे, जैसे दलहनी खड़ी फसल जैसे सेम है और भी दलहनी फसल का ग्रुप में जो फसल थे, तो उसमें बहुत सारा बीमारी और कीड़ा का प्रकोप हुआ है। तो अभी जो कीट एवं बीमारी नियंत्रण के लिए किसान भाई को ज़्यादा ध्यान देना इस समय। अभी तो धूप निकल गया तो आपको छिड़काव करने के लिए बहुत उपयुक्त समय है। तो अभी जैसे सेम में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो बीमारी का प्रकोप हुआ है वो उसको एंथ्रेक्नोज कहते हैं। तो उसमें पत्ती के ऊपर धब्बा पड़ जाता है भूरे रंग के, तो उसमें पत्ती गिर जाता है, उसमें पौधा का बढ़भा रुक जाती है। तो उसके लिए हम डायथेनेम 45 2 ग्राम या रिडोमिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव कर सकते हैं। करीब 10 से 15 दिन के अंतराल पर हम 2 से 3 छिड़काव करेंगे तो ये नियंत्रण में आ जाएगा। जो किसान तिलहनी फसल तीसी की खेती करना चाहते हैं वो फसल से बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए अनुशंसित किस्म श्वेता शुभ्रा या T 397 में से किसी एक किस्म का चयन करें। जो किसान रबी तिलहनी फसल तीसी की खेती करना चाहते हैं वे मध्य नवंबर तक फसल लगा दें। बुआई के लिए 20 से 25 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें तथा कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। किसान भाई सरसों फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सिंचित खेतों के लिए श्वेता और शुभ्रा तथा असिंचित खेतों के लिए T 397 लगाएं। इसकी उपज 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई कृषि उपकरण कल्टीवेटर की सहायता से खेत की तैयारी और खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। आज हमारे साथ एक ऐसे सफल किसान जुड़े हैं जो अपनी फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए खेतों में मौजूद उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करते हैं। एक प्रगतिशील किसान इस बात से बखूबी परिचित होता है कि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व और उसकी उर्वरा शक्ति ही मिट्टी की सेहत तथा बेहतर उपज का आधार होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर वे खादों के चयन में भी सतर्क रहता है। ये सारी बातें उस कामयाब किसान के बारे में हैं जो आज हमसे मुखातिब हैं।
मैंने ड्रिप इरिगेशन में 1 एकड़ में फूलगोभी का खेती किया है। इसमें करीब 15,000 पौधे हैं और इससे मैं अपना जीविका अर्जन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस 1 एकड़ से हमको करीब 2.5 से 3 लाख रुपया फूलगोभी से आमदनी होगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,900 रुपये से 2,100 रुपये, चावल मध्यम 2,200 रुपये से 2,600 रुपये, चावल उत्तम 2,700 रुपये से 5,200 रुपये, गेहूँ 1,500 रुपये से 2,200 रुपये, चना 3,800 रुपये से 4,200 रुपये, दाल अरहर 5,500 रुपये से 6,800 रुपये, दाल मसूर 4,500 रुपये से 5,400 रुपये, दाल चना 4,600 रुपये से 5,500 रुपये, सरसों तेल 8,400 रुपये से 9,300 रुपये, चीनी 3,300 रुपये से 3,400 रुपये, आलू 1,000 रुपये से 1,300 रुपये और प्याज 4,000 रुपये से 4,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारी ले ली, साथ ही मौसम के बारे में भी जाना, मंडी के भाव के बारे में भी जाना। एकदम। और अब बारी है जानकारी देने की, लेकिन उससे पहले विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। विराम कर बाद एक हमरे मन जानकारी कर दौर शुरू हुआ थे। तो जानकारी में हमरे मन सबसे पहले शुरू करेला रवि तिलहनी जे फसिल है, एकर में कीट प्रबंधन हमरे मन कैसे करब सेकर बारे में। यानी जो रवि फसल हम लोग लगाए हुए हैं उसे किस तरह से उसकी देखभाल करनी चाहिए, कीटों से उसे कैसे बचाना चाहिए, इसकी जानकारी सही होनी चाहिए। वरना क्या होगा कि कुछ भी दवा डाल दिए तो कीट जो है ना वो नहीं खत्म होंगे और इस तरह बढ़ते रहेंगे। इसलिए सही फसल का भी नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमरे मन जानकारी कर लेवेला विशेषज्ञ हैं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद
तो इनका से हमारे मन जानकारी कर लेवला कि कीट प्रबंधन हमारे मन रबी तिलहनी फसिल में कैसे कर सकेला। किसान भाइयों, आज हम रबी तिलहनी फसलों में लगने वाले कीट एवं उसके प्रबंधन के बारे में जानकारी लेंगे और इसके लिए विशेष रूप से जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, रबी तिलहनी फसलों में प्रमुख कौन कौन से कीट लगते हैं और एवं उनके नाम क्या हैं? सबसे पहली बात उठती है कि रबी तिलहनी में कौन कौन सा फसल प्रमुख है। तो रबी तिलहनी में सबसे ज़्यादा प्रमुख है सरसों जी और तीसी जी। और जहाँ तक सरसों की बात आती है, सरसों में सबसे ज़्यादा जो प्रारंभिक अवस्था में जो कीट लगता है वो आरा मक्खी है। आरा मक्खी। और उसके बाद लाही का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है सरसों में। और उसके बाद जैसे तीसी हुआ, कली मक्खी है, या आजकल जो हेलियोथिस जो है फली छेदक, वो भी तीसी के फलियों में लगता है और काफ़ी नुकसान देखा गया है। इसके अलावे बग का भी प्रकोप देखा जाता है। डॉक्टर साहब, ये सारे फसल लगाने के पहले बीज के क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं? मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि कीड़े मकोड़े जो है वो खड़ी डंटल है या खूंटियाँ है, घास पात है, उसमें छिपे हुए रहते हैं। इसीलिए किसान भाई कोई भी फसल लगाने के पहले वो जो भी खेत में खरपतवार है, खूंटियाँ हैं, डंटल है, उसको जमा करके जला दें। अगर सड़ने लायक है तो खेत के किसी कोने में गड्ढा बना के वही दबा दें, ताकि जो भी एक खरपतवार में, डंटल में कीड़े मकोड़े छिपे हुए हैं, कीटाणु छिपे हुए हैं, वहीं दब के मर जाते हैं। और उसके बाद खेत की अच्छी तरह से जुताई करने के बाद उसमें सड़ा हुआ गोबर मिलावें। कच्चा गोबर का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कच्चा गोबर का प्रयोग करने से दीमक का प्रकोप बढ़ता है। इसलिए सड़ा हुआ गोबर हुआ या कंपोस्ट का व्यवहार करें। और 3 खाद बड़ा ज़रूरी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस तो किसान भाई देते हैं ज़्यादा किसान भाई, लेकिन पोटास नहीं दे पाते हैं। इसलिए पोटास का भी व्यवहार करना है किसान भाई। उससे पौधे का तना विकसित होता है, मजबूत होता है और कीड़े मकोड़े भी कम लगता है और दाने भी पुष्ट बनते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने आरा मक्खी का नाम लिया, तो आरा मक्खी फसल को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं और उनको रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? किसान भाई चूँकि सरसों लगाते हैं और प्रारंभिक अवस्था में जब 3-4 पत्ते अगर सरसों में आता है, उसी समय से आरा मक्खी का प्रकोप हो जाता है। और चूँकि आरा मक्खी जो है वो दिन में वो ढेले में छिपे रहते हैं और संध्या समय या सुबह में वो पौधे पर चढ़ करके उसके पत्तियों को खा जाता है। काफ़ी नुकसान होता है, कभी कभी तो दोबारा सोई करना पड़ता है। तो इसलिए किसान भाई अगर आरा मक्खी का प्रकोप हो गया है तो उसके लिए धूल का व्यवहार करते हैं। क्विनाल फॉस धूल 1.5% के रूप में बाजार में मिलता है, या मिथाइल पाराथियोन 2% धूल के रूप में मिलता है। उसको 10 किलो प्रति एकड़ की दर से हम भुरकाव करेंगे तो आरा मक्खी के प्रकोप को हम नियंत्रित कर सकते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने ये लाही का भी प्रकोप के बारे में बताया, तो लाही का प्रकोप किस प्रकार होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है? अब आपने लाही की बात कहा, लाही एक ऐसा कीट है जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। और जो सरसों हम लोग देर से लगाते हैं और जब जाड़े का मौसम, बड़ा दिन का मौसम जब आता है, आकाश में जब बादल आ जाते हैं, थोड़ा सा रिमझिम हल्की फुल्की बारिश भी होने होती है, हल्की फुल्की, और बादल आ जाते हैं, ठंडा बढ़ जाता है, उस समय लाही का प्रकोप बहुत अधिक हो जाता है जी। तो सरसों को या और फसलों को बचाना बहुत कठिन हो जाता है जी। उसके लिए सबसे उपयुक्त दवा है मिथाइल डिमेटोन। मिथाइल डिमेटोन 10 लीटर पानी में 15 मिलीलीटर का घोल बनावें और उसमें 10 ग्राम सर्फ मिला करके छिड़काव करते हैं तो ये लाही हो गया या कोई भी रस चूसने वाला कीट के लिए बहुत अच्छी दवा है जी। अगर ये दवा नहीं मिलती है तो हम लोग इमीडाक्लोप्रिड ये काफ़ी अच्छी दवा है और इसकी मात्रा 10 लीटर पानी में 6 से 7 ml का घोल बना करके और
कोई भी घोल बनाते हैं, जितना पानी किसान भाई लेते हैं, जितना लीटर उतना ग्राम सर्फ या साबुन, कपड़े धोने वाला साबुन अवश्य मिलाएं, तो दवा का जो एक्शन है वो भी बढ़ जाता है और ये पत्तियों से चिपक जाता है। और दूसरी बात है, पत्तियों पर अच्छी तरह से फैल जाता है, तो ये अच्छा काम करता है। तो ये लाही के लिए 2 दवा में बताया, या तो मिथाइल डिमेटोन या इमिडाक्लोप्रिड, ये काफ़ी प्रभावकारी है। इसके अलावा जहाँ मधुआ लगता है या थ्रिप्स लगता है या बग लगता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। जी डॉक्टर साहब, सरसों के साथ साथ हमारे किसान भाई तीसी की भी फसल बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं, तो उसमें लगने वाले कीट एवं उसके प्रबंधन के बारे में इसके लिए जैसे कली मक्खी है, जब कली बनता है तो एक तरह का मक्खी जो है उसी में अंडा देता है और उसमें पिल्लू अंदर में प्रवेश करके कली को नुकसान करता है। और बाद में जब फल बनता है ना, तो ये जो फली मक्खी फल छेदक है उसमें फल को खा जाता है। देखे होंगे कि आधा खा गया, पूरा खा गया। तो कली मक्खी के लिए हम लोग मोनोक्रोटोफॉस का इस्तेमाल करेंगे। मोनोक्रोटोफॉस तरल 10 लीटर पानी में 15 ml, और फली छेदक के लिए इंडोक्सा कार्ब 10 लीटर पानी में 5 ml या लैम्डा सिहालोथ्रीन 10 लीटर पानी में 5 ml का घोल बनाकर छिड़काव करेंगे, तो बहुत ही कारगर साबित हुआ है। किसान भाई, आप ये सारे जानकारी लेकर हमें आशा है कि आप अपने फसल को बहुत ही अच्छे तरीके से उगाएंगे और खूब लाभ कमाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो चलिए, अभी आपने ले ली जानकारी और ये भी जान चुके हैं कि तिलहनी फसल में अगर कीट लगते हैं तो उसका बचाव कैसे किया जा सकता है, और उससे पहले जब अगर कीट नहीं लगे हैं तो भी उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं, और किसान मन कौन कौन दवाई उकर में डाल सकले से बारे में हमरे मन बड़ा नगद जानकारी कर ली। अब दोसर जानकारी कर समय है, तो हमरे मन जानकारी कर ले दोसर जानकारी है सब्जी फसल का। हाँ, वो है सोयाबीन की। सोयाबीन की खेती में करते हैं अगर, तो किस तरह से अगर हम वैज्ञानिक पद्धति को अपना लें तो सोयाबीन की खेती कितनी अच्छी हो सकती है। और संगी एक बात बटे भी ध्यान देना जरूरी है किसान मन की उकर जे तोड़ाई करत थी उकर बाद उकर कैसे हमरे मन प्रबंधन करके। जी हाँ, ये बहुत बड़ी जानकारी होती है कि तोड़ाई के बाद उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, वरना वो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। एकदम तो फसल का सुरक्षा, अपन फल का सुरक्षा करना हमरे मन कर दायित्व तो बनल किसान मन। तो आओ हमरे मन फटाफट जानकारी कर लेवेला। विशेषज्ञ है AK ठाकुर, तो इनकर से हमरे मन जान लेवेला कि सोयाबीन जो फसल है, सब्जी है, हमरे मन तोड़ाई उपरांत प्रबंधन कैसे कर सके। आज हम चर्चा करने वाले हैं सोयाबीन के बारे में, और बिल्कुल हम सोयाबीन के खेत में भी हैं और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर AK ठाकुर। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताएं कि सोयाबीन क्या है, सब्जी सोयाबीन क्या है, उसके बारे में। जितने भी हमारे जो पोषण की आवश्यकता है उसमें सब्जी का बहुत ही अहम रोल है। एक वयस्क आदमी को 300 ग्राम करीब सब्जी खाना चाहिए दिन भर में, जिसमें कि सब्जी भिन्न प्रकार का होना चाहिए। जैसे पत्तेदार सब्जी लगभग 120 ग्राम होना चाहिए, जड़ वाली सब्जी जो है वो 90 से 100 ग्राम खाना चाहिए, और दलहनी सब्जी जो है वो भी करीब 90 से 100 ग्राम होना चाहिए। इस तरह 300 ग्राम प्रतिदिन सब्जी खाना चाहिए, जिससे जो हमारे शरीर की जो पोषण की आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। सब्जी सोयाबीन दलहनी फसल है, और सोयाबीन 2 तरह का है। एक तो ग्रेन सोयाबीन होता है, और दूसरा जो अभी हम चर्चा करेंगे वो सब्जी सोयाबीन के बारे में करेंगे। तो सब्जी सोयाबीन हम ये एक अलग प्रकार का किस्म है, और इसको हरे के रूप में हम खाते हैं। ये जो फसल लगी हुई है इसमें हम देख सकते हैं कि जब फली लगभग 80% जब फली में ग्रेन इसमें भर जाता है, मतलब जो मैच्योरिटी की जो अवस्था है 80% के लगभग जब वो होता है, तो उस समय इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। रंग जब फली की रंग जो है वो हरा से पीला के रूप में कन्वर्ट होने लगता है, बदलने लगता है, उस समय हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, ताकि जब खोलते हैं इसको तो दाना उसका हरा रहना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, किसान भाई सोचते होंगे जब हार्वेस्ट करे वो जो हमारा तैयार हो, किन किन सावधानियों को ध्यान में रखे ताकि सही सुरक्षित तरीके से उनको मिल सके वो। इसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सोयाबीन है उसमें
प्रोटीन की मात्रा मतलब जितनी भी सब्जियां हैं उससे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन ई खासकर इस सब्जी सोयाबीन में पाया जाता है। इसलिए जो दलहनी फसल है उसका उपयोग करना चाहिए। अगर उसमें सोयाबीन की उपलब्धता हो जाए तो वो और भी अच्छा है। और सबसे बड़ी समस्या अभी इस फसल के साथ ये है हमारे देश में कि लोगों को अभी इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि उसका उत्पादन बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। अमेरिका और जो हमारे एशियन कंट्रीज है, जापान वगैरह, उसमें ये बहुत ही प्रचलित है और लोग अपना पोषण को पूरा करने के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए इसका बहुत ही उपयोग करते हैं। तो इसके बहुत से प्रसंस्करण की प्रक्रिया है और बहुत से उत्पाद बनाए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे उत्पाद बनते हैं इसके। जब इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद सबसे जो आसान तरीका है इसके खाने का, इसको उबाल दीजिए गर्म पानी में 10 मिनट तक, फली समेत इसको उबाल दीजिए। अगर कच्चे फली से आप दाना निकालना चाहेंगे तो बहुत ही कठिन है, और फली को ही अगर उबाल देंगे आप 10 मिनट तो फली के साथ साथ दाना भी उबल जाते हैं और बहुत आसान हो जाता है दाना निकालना। दाना निकालने के बाद इसमें आप देखेंगे तो 1 किलो अगर फली है तो दाना निकालने के बाद और उसमें छांट छटाई करने के बाद वो लगभग 500 ग्राम आपको मतलब 50% दाना मिलता है। तो इसका सबसे आसान उपयोग ये है कि उसका दाना निकाल लिया जाए। और दाना निकालने के बाद आप उसको सब्जी में बनाइए, या चावल पका रहे हैं तो चावल के साथ उसका उपयोग किया जा सकता है। चावल के साथ भी उसको उबाल के आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से अपने खाद्य में इसका जो प्रोटीन की आवश्यकता है, जो न्यूट्रिशन, जो वो सब चाहिए, उसकी पूर्ति आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए हमारे किसान भाइयों को, खास तौर पे झारखंड में रहने वाले जो किसान भाई हैं वो भी चाहते हैं कि सोयाबीन का उत्पाद करें, तो किन किन खास बातें हैं जो वो ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं, वो कुछ सुझाव बताएं। सोयाबीन की जो फसल है वो जैसे झारखंड का जो क्लाइमेट है, वातावरण है, वो बहुत ही उपयुक्त है और यहाँ इसका पैदावार बहुत अच्छी तरह इसका बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह आपका जैसे पूर्वोत्तर भारत है या हमारा जो पहाड़ी एरिया है जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह है, पंतनगर का एरिया है, इन सब जगहों पे इसका उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है और लोग धीरे धीरे इसका उपयोग ला रहे हैं। सबसे बड़ी उपयोग में यही दिक्कत है कि ये जो माल है इसको तैयार करके, इसको प्रोसेस करके जब तक मार्केट में नहीं ले जाया जाएगा और लोगों को नहीं बताया जाएगा कि ये क्या है, तब तक इसका, क्योंकि जब तक उपयोग नहीं बढ़ेगा तब तक उत्पादन में लोग कैसे उसमें जाएंगे। जब तक मार्केट से इसका डिमांड नहीं होगा, जब डिमांड बढ़ेगा तभी लोग किसान इसका पैदावार करेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर उसमें जो ग्रेन सोयाबीन में उसमें ज़्यादा होता है। चूँकि हम इसको परिपक्वता अवस्था से पहले तोड़ लेते हैं, इसलिए उसमें वो एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर लगभग नगण्य होता है। इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है और मतलब इसको एक्सेप्ट पब्लिक ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। ग्रेन सोयाबीन में जो एंटी न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसमें जो एक खास तरह का फ्लेवर होता है जिस वजह से बहुत से लोग उसको लाइक नहीं करते हैं, वो समस्या इसके साथ नहीं है। को ये धारणा रहती है कि शायद और जैसे सब्जी फसलों में उनको जो मुनाफा हो पाता है तो शायद सोयाबीन हम उत्पाद करें तो उतना नहीं हो पाएगा, तो ये सुझाव भी दें कि सोयाबीन में भी उनको फ़ायदा मिल सकता है, मार्केटिंग में उनको उससे भी लाभ मिल सकता है, किस तरह से? बिल्कुल सही बात है। किसान वही फसल को करना चाहते हैं जिसमें उनको फ़ायदा हो या बहुत आसानी से बिक जाता है। फ़ायदे की बात तो बाद में आती है, उनका ये रहता है कि हमारा फसल जो हम कर रहे हैं वो जल्दी और आसानी से बिक जाए। लेकिन सोयाबीन में भी ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें यही जागरूकता की ज़रूरत है और इसको कैसे खाना है, कैसे प्रसंस्करण करना है, कैसे इसको उपयोग में लाना है, इन बातों की जानकारी जब तक जो इसके कंज्यूमर हैं उनको नहीं होगा तब तक इसका डिमांड नहीं होगा। तो डिमांड क्रिएट करने के लिए इसको प्रसंस्करण के फील्ड में, प्रसंस्करण उद्योग के रूप में इसको बढ़ाने की ज़रूरत है।
तभी किसान इसका पैदावार बढ़ाएंगे। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव और जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ हमारे इस प्लांडू के अनुसंधान केंद्र पे इसका उत्पादन में तो काम हो ही रहा है विगत पिछले कई सालों से। अब इसके प्रसंस्करण पे भी कार्य शुरू किया गया है। तो अगर किन्हीं को विशेष जानकारी लेना हो इसके उपयोग के बारे में, इसके प्रसंस्कृत उत्पाद के बारे में, तो उनका इस केंद्र पर स्वागत है, वो आएँ और उन्हें विशेष जानकारी इस संबंध में दी जाएगी। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली जानकारी भी काफ़ी बढ़िया लगी होगी। अब अगर आपने सोयाबीन की खेती कर रखी है तो आप उसे किस तरह से तुड़ाई के बाद उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी आज हमने आपको दिलाई। और साथ ही साथ ये भी वादा करते हैं कि हर बार हम आपके लिए नई सी जानकारी लेकर आते रहेंगे। एकदम एकदम। तो किसान मन हमरे मन वादा के अनुसार हर बार जैसे आपने मन कर कार्यक्रम में हमरे मन पता लिखवाइला, तो पता लिखे के लिए मन तैयार हो जाओ। तो जल्दी से कागज और कलम निकाल लीजिए और हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान मन रोरे मन अपन खत जरूर हमरे मन के भेजब। रोरे मन कर सुझाव कर आसरा में हमरे मन दुयो जन रहा थी और तब तक ले हमरे मन दुयो जन के विदा दो। जोहार।